हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका ईएम स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे और सही तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। 1 मिनट में कैमरे को सेट कर लेता हूं। ठीक है, तो ट्वेल्थ क्लास वाले जो ट्वेल्थ क्लास के लिटरेचर वाले विद्यार्थी थे, लिटरेचर वाले विद्यार्थियों से बहुत समय बाद में मुलाकात हुई है। थोड़ा काम में व्यस्त हो गया था, इसी कारण से मुलाकात नहीं हो पाई। खैर कोई दिक्कत नहीं है, अब रेगुलरली आपको वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज पॉम्स वाला सेक्शन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पॉम पढ़ेंगे आज, ठीक है। जो भी कोई डाउट है आपको वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो। वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने की। इंट्रोडक्शन ऑफ पोइट, पोइट का जो भी इंट्रोडक्शन है सब कुछ यहाँ पे तैयार करेंगे। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होता है, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और इतना ही नहीं बेटा जी, यहाँ पे एक वीडियो बनाएंगे हम एक्सप्लेनेशन का। जो पॉम्स का क्या होगा, एक्सप्लेनेशन होगा। और एक वीडियो बनाएंगे हम जिसमें पॉम्स की समरी वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकता है हमारे से, उससे संबंधित होगा। ठीक है। जो भी फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे प्रयोग लाए जाते हैं राइटर द्वारा, पोइट द्वारा, ठीक है, वो सारे के सारे मैं बताता हुआ चलूंगा आपको साथ के साथ में। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ध्यान से वीडियो को देखना है, अच्छे तरीके से पॉम का एक्सप्लेनेशन तैयार करना है। एक्सप्लेनेशन अगर ध्यान से देख लिया आपने, ध्यान से समझ लिया, तो सब कुछ तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो, स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को बिना किसी देर किए। क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो पहले पोइट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, पोइट्री वास्तव में होती क्या है। पोइट्री क्या होती है? पोइट्री होती है बेटा इंट्रोडक्शन, परिचय। पोएम इज ए कंपोजिशन इन वर्स। छंदों का क्या होती है? वर्स का मतलब होता है छंद। वर्स का मतलब क्या होते हैं? छंद। ठीक है, एक स्लाइड हम अलग से रखेंगे वोकेबलरी की, एक स्लाइड वोकेबलरी की रखेंगे। तो यहाँ पे शब्द आया है वर्स। शब्द कौन सा है? वर्स। वर्स शब्द आया है हमारे सामने, वर्स। वर्स, वर्स का मतलब क्या होता है? छंद। वर्स का मतलब क्या होता है? छंद। ठीक है, तो छंदों का क्या होती है? कलेक्शन होती है, कंपोजिशन होती है। छंदों का कंपोजिशन होती है, यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्सेंट्रेट एंड heightened language in which words are chosen from their sounds and suggestive power as well as for their meaning। तो इनमें क्या किया जाता है कि इसका केंद्रीय विचार जो शब्दों के द्वारा निकाला जाता है, तो शब्द इस तरीके से चूज किए जाते हैं जिसमें देखो हाइटेंड लैंग्वेज, लैंग्वेज को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है। विच वर्ड्स आर चूजन फ्रॉम देयर साउंड्स, और जो वर्ड्स का चुनाव किया जाता है, जो शब्दों का चुनाव किया जाता है, वो उसके साउंड्स के अनुसार किया जाता है। ठीक है, तभी तो जाके हमारे अलंकार बनते हैं, फिगर ऑफ स्पीच बनते हैं, एलिट्रेशन हो गया, सिमिली हो गई, मेटाफर हो गया। इस तरीके से ये शब्दों के साउंड्स के द्वारा ही बनते हैं। सजेस्टिव पावर एज वेल एज फॉर देयर मीनिंग, या तो इनके जो सुझाव वाली शक्ति होती है उनके अनुसार इन शब्दों को कलेक्ट किया जाता है, या फिर किसके अनुसार? इनकी मीनिंग के अनुसार शब्दों का सिलेक्शन किया जाता है। एंड यूजिंग टेक्निक्स सच एज रिदम एंड मीटर, और इनमें ऐसी ऐसी टेक्निक्स यूज में ली जाती है जिसमें रिदम इनकी लय हो गई, मीटर इनके मीटर हो गए। कभी मौका मिला तो ये मीटर के बारे में अलग से बताऊंगा मैं कि वास्तव में पोइट्री में मीटर होता क्या है। ठीक है, टू रीड एंड हियर गुड पोइट्री इज टू अप्रिशिएट द सबटल्स ऑफ कैडेंस एंड रिदम। ठीक है, द वाइब्रेंसी variety of piece and pattern and all the goes to make up the music of poetry। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पोइट्री, पोइट्री में क्या किया जाता है? पोइट्री में एक म्यूजिक की तरह इन चीजों को उपयोग में लाया जाता है। शब्दों का भी चुनाव ऐसे किया जाता है, या तो उनको साउंड्स के अनुसार, या फिर उसके वर्ड्स के मीनिंग के अनुसार यहाँ पे
शब्दों को प्रयोग लिया जाता है पोइट्री के अंदर, और इस तरीके से इनकी रिदम, इनका मीटर इस तरीके से रखा जाता है कि पोइट्री को ये क्या बना देते हैं, एक तरीके से गीत की तरह बना देते हैं, म्यूजिक की तरह। म्यूजिक के साथ में भी पोइट्री का क्या कर सकते हैं हम, पढ़ सकते हैं पोइट्री को। एवरी पोइम दैट वी रीड एड्स टू इन सम डिग्री और टोटल कंसेप्शन ऑफ पोइट्री। ठीक है, जो भी पोइम्स हम पढ़ने वाले हैं, जितनी भी पोइम्स हम पढ़ेंगे, एड्स टू इन सम डिग्री, इनमें वास्तव में कुछ डिग्री होगी। डिग्री का मतलब इनमें वास्तव में कुछ तुलना होगी। ठीक है, आवर टोटल कंसेप्शन ऑफ पोइट्री, और यही अवधारणा रहेगी पोइट्री के बारे में। हमारी पूर्ण तरीके से यही अवधारणा रहेगी कि वास्तव में पोइट्री है क्या, कैसे हम वो शब्दों के द्वारा ही समझेंगे। और बेटा सबसे खतरनाक पोइट्री होती है मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल में जो पोइट होते हैं, डन, जो हमारे जॉन डन बाबा थे, जॉन डन बाबा को मेटाफिजिकल का एक तरीके से फाउंडर मान सकते हैं अपन। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेटाफिजिकल पोइम्स बनाने वाले हमारे डन महोदय जी थे। ठीक है, और शायद पहली जो पोइम है हमारी ए लेक्चर अपॉन शैडो, वो भी जॉन डन की है। तो ए लेक्चर अपॉन शैडो मेटाफिजिकल पोइट द्वारा लिखी गई है, इसका मतलब मेटाफिजिकल पोइट्री है। और मेटाफिजिकल पोइट्री ये होती है कि देखो, जहां ना पूछे रवि वहां पहुंचते हैं कवि। ठीक है, हमारी सोच जहां पे समाप्त होती है, वहां से इन कवियों की, मेटाफिजिकल पोइट्स की सोच शुरू होती है। इतने एडवांस लेवल तक ये पोइट्री में, इतने एडवांस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि जहां ना पूछे रवि वहां पहुंचते हैं कवि। तो मेटाफिजिकल तो एक ऐसी कविता होती है जिसमें अलौकिक चीजों को, जो अलौकिक चीजें हैं उनको लौकिक चीजों की तरह दिखाया जाता है, उनको कनेक्ट कर दिया जाता है, सोच लेते हैं वो अलौकिक चीजों के, इनके बारे में भी। अब जो पहली पोइम्स है हमारी, इस पोइम्स में क्या होगा, इस पोइम में जो कवि है जॉन डन जी है, ये जॉन डन जी क्या करते हैं कि प्रेम के बारे में व्याख्यान देते हैं। और ये पहली एनिवर्सरी पे लिखी गई थी, इनकी जो पहली एनिवर्सरी थी, तो पहली एनिवर्सरी पे ये अपनी पत्नी के साथ में गार्डन में घूमने के लिए जाते हैं। और गार्डन में घूमते घूमते अपनी पत्नी को कहते हैं कि मैं तुम्हारे को प्रेम के बारे में एक व्याख्यान दूंगा, प्रेम के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको ध्यान से सुनना है। तो ऐसे ऐसे व्याख्यान देते हैं। तो कहने का मतलब ये है, कुल मिला के आपको ये समझना है कि वास्तव में जो मेटाफिजिकल पोइट होते हैं, वो मेटाफिजिकल पोइट एडवांस लेवल के होते हैं। वो अलौकिक चीज़ों को की भी लौकिक, धरती से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनसे जोड़ के बताते हैं। ठीक है, तो यही ये कहने की कोशिश कर रहा है इसमें। ऑफ द 8 पोइट्स इन द सिलेक्शन, यहाँ पे हम जहाँ इसमें लिटरेचर में पढ़ेंगे 12th क्लास के लिटरेचर में, तो 8 पोइम्स इसमें पढ़ने वाले हैं। और 8 पोइम्स 8 पोइट्स के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, फोर आर द क्लासिकल ट्रेडिशन, 4 तो इनमें क्लासिक ट्रेडिशन वाली पोइम्स है, डन, मिल्टन, ब्लेक एंड कॉलरिज। ठीक है, 4 तो ये हो गए। कौन कौन से हो गए, डन, मिल्टन, ब्लैक एंड कॉलरिज, ये तो क्लासिक ट्रेडिशन वाले हो गए। द अदर 4 आर क्लोजर टू कॉन्टेम्परेरी टाइम्स, और जो 4 अन्य हैं वो समकालीन समय के हैं। ठीक है, कॉन्टेम्परेरी का मतलब होता है समकालीन, समकालीन। ठीक है, यीट्स ए के रामानुजन और इमिली डिकन्सन एंड कमला दास, ये 4 कॉन्टेम्परेरी हो गए, मतलब समकालीन समय के हो गए। और ये क्लासिक ट्रेडिशन वाले हो गए, जॉन डन जी, मिल्टन, ब्लैक एंड कॉलरिज। तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा हमने किसके बारे में, पोइट्री के बारे में, कि पोइट्री वास्तव में होती क्या है। आगे चलते हैं, आज पहली पोइम्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे इसको। ए लेक्चर अपॉन शैडो। ठीक है, लेक्चर किसके ऊपर, शैडो के ऊपर। तो यहीं से हमारे वोकेबलरी का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है कि वास्तव में शैडो और शेड में अंतर क्या होता है। ठीक है, एक तो होती है बेटा जी शेड, शेड, और एक होती है शैडो। शैडो, शेड होती है बेटा जो हमारे को आनंददायक स्थिति प्रदान करती है, या किसी स्तर चीज के द्वारा जो परछाई बनती है उसे शेड बोलते हैं। जैसे ट्री की, किसकी, ट्री, ट्री होती दोनों का मतलब छाया ही है।
अब जब ट्री की छाया में हम बैठते हैं तो हमें सुखदायी स्थिति महसूस होती है, थोड़ा आराम मिलता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम शेड का प्रयोग करते हैं। और शेडो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की जो परछाई होती है उसे शेडो कहते हैं, ठीक है, जो चलती रहती है, जो इतना कंफर्टेबल महसूस नहीं करवाती है। जैसे हमारी परछाई बनती है तो हमारी परछाई के लिए हम शेडो का प्रयोग करेंगे। और शेड शेड स्थायी चीज की परछाई होती है, या जो हमारे को आरामदायक स्थिति महसूस करवाती है, ठीक है। तो शेडो जैसे मैन की हो गई, ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है, छाया या परछाई, यही होती है, ठीक है। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं हम। तो ए लेक्चर अपॉन द शैडो, किसके ऊपर लेक्चर है, शैडो के ऊपर लेक्चर है। जॉन डन वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट्स ऑफ दिस टाइम, अपने समय में जितने भी मेटाफिजिकल पोइट हुए थे उनकी ये प्रतिनिधि रही थी, सबसे आगे थे। प्रतिनिधि का मतलब इनके पीछे चलने वाले थे, सब में आगे कौन थे, जॉन डन जी थे, ठीक है। तो बेटा जी हमारे को अगर समरी लिखने के लिए कहा जाए तो इसमें एक ये चीज ऐड कर सकते हो आप कि द पोएम ए लेक्चर अपॉन द शैडो कंपोज्ड बाय जॉन डन, एंड जॉन डन वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्स ऑफ हिज टाइम, ये वाली लाइन ऐड कर देंगे तो हमारे जो पोएम्स की समरी है उसमें 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है। तो अपने जितने भी टाइम के पोइट्स थे उसमें ये क्या थे, प्रतिनिधि थे। प्रतिनिधि का मतलब रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, प्रतिनिधि। प्रतिनिधि तो अपने जितने भी समकालीन जो पोइट थे उनमें सब का प्रतिनिधित्व कौन करते थे, ये डन जी करते थे। डन बाबा की फोटो अच्छे से देख लेना, कितने सुंदर लग रहे हैं, ठीक है। ये फर वाला कोट पहन रखा है इन्होंने, ठीक है, और कितनी अच्छी दाढ़ी है इनकी। तो जॉन डन जी के बारे में आपको यही याद रखना है कि जॉन डन जी क्या थे, जॉन डन वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट्स ऑफ हिज टाइम। ये चीज ऐड करनी है आपको समरी में, तभी जाके नंबर मिलेंगे, तभी वास्तव में एग्जामिनर सोचेगा कि वास्तव में बच्चे ने मेहनत की है, ठीक है। और इंट्रोडक्शन देने का मतलब क्या है, किसके बारे में कुछ तो सीखे विद्यार्थी, कुछ तो सीखे, कुछ तो लिखे, ठीक है। तो समरी लिखने का तरीका मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से समरी लिखेंगे, सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट करवाएंगे, नो टेंशन रहिए आप, ठीक है। हर सेट द मेटाफिजिकल मेड बाई वाइब्रेंसी ऑफ लैंग्वेज, ये मेटाफिजिकल जो पोइम्स बनाते थे, जो कंपोज्ड करते थे, जो भी पोइम्स होती थी इनकी, उनमें झंझनाट भरी आवाज लैंग्वेज प्रयोग करते थे, ठीक है। भाषा ऐसी प्रयोग करते थे कि झंझनाट ऐसे लगता था पढ़ने वाले को कि वास्तव में झंझनाट उत्पन्न हो रहा है। वाइब्रेंसी का मतलब क्या होता है, झंझनाट मान सकते हो एक तरीके से, झंझनाट, ठीक है। तो वाइब्रेंसी ऑफ लैंग्वेज, ये चीज जरूरी है कि वास्तव में ये भाषा कैसी प्रयोग करते थे। तो वाइब्रेंसी ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज में क्या प्रयोग करते थे, झंझनाट उत्पन्न करने वाली लैंग्वेज करते थे। स्टार्टलिंग इमेजनरी, और कल्पनाओं से क्या करते थे, आश्चर्यचकित कर देते थे लोगों को। कहने का मतलब जो कोई इनकी पोइट्स को पढ़ता, पोइट्री को पढ़ता था या इनकी पॉम्स को पढ़ता था, वो क्या हो जाते थे, स्टार्टल्ड हो जाते थे, आश्चर्यचकित हो जाते थे। इमेजरी, इमेजरी का मतलब कल्पनाओं के द्वारा, कल्पनाएं। और वैसे तो देखो मेटाफिजिकल के लिए तो ये चीज़ याद ही रखनी है आपको, जहां ना पूछे रवि वहां पहुंचता है कवि। और डन जी के बारे में तो ये याद ही रखना है, क्योंकि डन वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट्स ऑफ दिस टाइम, 2-3 बार ये लाइन बोल दी है, इसका मतलब ये याद हो जानी चाहिए आपको। एंड ए प्रेफरेंस फॉर ए डिक्शन मॉडल्ड ऑन डायरेक्ट अटरनेस। अटरनेस का मतलब कोई भाषा को बोलना, किसी लाइन को बोलना, या लैंग्वेज का जो सीधा तर्क देते हैं हम, या लैंग्वेज में सीधे तरीके से बात करते हैं, उसे अटरनेस बोलते हैं। तो ये ज़्यादा प्राथमिकता देते थे डिक्शन, ऐसे शब्द, डिक्शन का मतलब बोलना, और इसी से शब्द बना है डिक्शनरी, ठीक है। तो भाषा में सीधा क्या करते थे, अटरनेस, डायरेक्ट अटरनेस होती थी इनकी, सीधी लैंग्वेज होती थी अटैक करने वाली, ठीक है। ही
वाज ब्राउट अप एज ए रोमन कैथोलिक, ठीक है। ब्राइंग अप वैसे ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों को तो बताया हुआ है। ब्राइंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। ब्राइंग अप, पालन पोषण करना। पोषण करना, ठीक है। तो जो रोमन कैथोलिक चर्च था, उनमें इनका क्या हुआ था, पालन पोषण हुआ था। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और ऐड कर देते हो समरी में, तो कोई डर वाली बात नहीं है। एक तो ये शुरू वाली कि ये रिप्रेजेंटेटिव थे किसके, मेटाफिजिकल पॉइंट्स के, ठीक है। और ये बात भी आप क्या कर सकते हो, इसमें ऐड कर सकते हो कि इनका पालन पोषण किसके द्वारा हुआ था, रोमन कैथोलिक चर्च में हुआ था। लेटर ही कन्वर्टेड टू एंग्लिनिज्म, और बाद में ये क्या बन गए थे, ईसाई बन गए थे। एंग्लिनिज्म का मतलब होता है ईसाई, अंग्रेजों से संबंधित शब्द है ये, ठीक है। इंग्लैंड इंग्लैंड से ही बना है ये शब्द एंग्लिनिज्म, ठीक है। तो याद रख लेना कि बाद में ये क्या बन गए थे, ईसाई बन गए थे। इस शब्द को याद रखना है, एंग्लिनिज्म। एंड वाज डीन ऑफ सेंट पॉल्स चर्च टिल हिज डेथ, और अपनी मृत्यु तक सेंट पॉल चर्च के क्या रहे थे, डीन रहे थे, मुख्य पद पे रहे थे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतनी गजब के तरीके से एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ बेटा, इससे गजब एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। और क्या एक्सप्लेनेशन दूंगा, और बता भी रहा हूँ साथ के साथ में कि समरी में हमारी को लिखना क्या है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इनको एक बार आपको स्क्रीनशॉट का मौका दे देता हूँ, एक बार देख लो इसको। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आगे। द टोटल इफेक्ट ऑफ मेटाफिजिकल पोइम, जो संपूर्ण प्रभाव है मेटाफिजिकल पोइम का, एट एट इट्स एट इट्स बेस्ट इज टू, क्या दे रखा है यहां पे, एक मिनट, स्टार्टल, ठीक है, स्टार्टल। बेस्ट इज टू स्टार्टल द रीडर। तो इनका जो सबसे ज्यादा मेटाफिजिकल पोइम का जो प्रभाव है, वो क्या था, स्टार्टल करना। अपने पाठकों को क्या करना, जो भी ये पोइम्स पढ़ते थे उनको स्टार्टल करना। और स्टार्टल की मीनिंग ऊपर आ चुकी है, इसका मतलब आश्चर्यचकित करना। इनटू सीइंग एंड नोइंग व्हाट ही हैज नॉट रियली नोटिस्ड, और नोइंग दैट हैज नॉट रियली नोटिस्ड, कि वास्तव में लगता ही नहीं था कि इस चीज को तो मैं वास्तव में जानता ही नहीं हूं, इस चीज के बारे में मैंने क्यों नहीं सोचा, ये सोचने लग जाते हैं रीडर्स, स्टार्टल हो जाते हैं, ठीक है। और थॉट अबाउट बिफोर लाइक ऑल डंस पोइट्री, और ये सोचने लग जाते कि ऐसी चीज तो मेरे जानकारी में पहले थी नहीं। इस चीज से इनके रीडर्स क्या हो जाते हैं, स्टार्टल हो जाते हैं, बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यही डन की पोइट्री में, और कुछ भी नहीं है। द पोइम्स टू रिफ्लेक्ट एन एम्फेसिस ऑन द इंटेलेक्ट, और ये जो पोइम है, ये पोइम वास्तव में प्रतिबिंब है। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है प्रतिबिंब, और एक दबाव सा महसूस, एम्फेसिस का मतलब क्या होता है, दबाव, जोर देती है इस चीज पे, ऑन द इंटेलेक्ट, बुद्धि, बुद्धिमता एंड यूनिट एज अगेंस्ट फीलिंग एंड इमोशन, किसके विरुद्ध, फीलिंग, भावनाओं के विरुद्ध, फीलिंग मतलब कोई चीज को महसूस करना होता है ना, उसके विरुद्ध, एंड इमोशन, और इमोशंस के विरुद्ध, ठीक है। तो मेरे को ये नहीं लगता है कि इसमें से कोई हमारी काम लायक चीज है। एक तो हमारे को ये शुरू वाली लाइन याद रखनी है, और एक इनका पालन पोषण याद रखना है हमारे को, ठीक है। और किस तरीके की लैंग्वेज ये यूज में लेते थे, वाइब्रेंसी ऑफ लैंग्वेज, झंझनाहट उत्पन्न करने वाली लैंग्वेज का ये प्रयोग करते थे। तो शायद राइटर के इंट्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं आपको एक आध सेकंड का वक्त दे रहा हूँ, जिससे आप क्या कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर दोबारा से इसको पढ़ सकते हो। और ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है, जॉन डन जी का जन्म 1572 में हुआ था, और 1631 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर जन्म इनका पूरा याद रख लोगे तो शायद और भी अच्छा होगा। मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने पढ़ा है, इनका जन्म है, ठीक है, इनका जन्म है 22 जनवरी, 22 जनवरी 1572, ठीक है।
हालांकि यहाँ से 72 से 31 तक इनका कार्यकाल दे रखा है, लेकिन आपको कार्यकाल का मतलब ये दुनिया में आए और दुनिया से विदा हुआ तब तक का ये दे रखा है इनका 1572 और 1631 तक दे रखा है, लेकिन इनका जन्म वास्तव में 22 जनवरी 1572 को हुआ था। ये चीज़ भी आप याद रख ले तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अच्छे तरीके से राइटर का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया होगा। ठीक है, लेक्चर का मतलब होता है व्याख्यान, तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? शैडो के ऊपर व्याख्यान के बारे में पढ़ रहे हैं कि क्या व्याख्यान देते हैं शैडो के ऊपर। और ये तो हमने पढ़ लिया है कि कल्पना बहुत अच्छी होगी इनकी, खतरनाक वाली कल्पना होगी, क्योंकि राइटर कैसे हैं? मेटाफिजिकल राइटर है। और यहाँ से एक चीज़ और कंप्लीट हो रही है आपकी, ठीक है, आपके लिटरेरी टर्म्स भी कंप्लीट हो रहे हैं। तो मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में अगर आपको डिटेल लिखनी हो तो एक तो आपको कैरेक्टर मिल गए डंजी। ठीक है, डंजी का नाम जरूर लिखना है क्योंकि ये तो रिप्रेजेंटेटिव थे पोइट्स के मेटाफिजिकल में। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इन चीज़ों को मैं मिटा रहा हूँ, आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। राइटर के इंट्रोडक्शन में तो बिल्कुल, मतलब पोइट के इंट्रोडक्शन में तो बिल्कुल भी समस्या नहीं होनी चाहिए। और ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों, हालांकि मैंने थोड़े समय के लिए पोस्टपोन कर दिया था कि बाद में डालेंगे, लेकिन आपके कहने पे दोबारा से मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। और अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। अगर आप तो गलती करके आते हो तो आपके लिए तो बिल्कुल रिलैक्सेशन है ही नहीं। और ऑनलाइन वाले जो भी विद्यार्थी जिस भी स्कूल से और जहाँ से भी जुड़े हुए हैं, उनका हमारे चैनल पे तहे दिल से धन्यवाद है। और हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए भी उनका धन्यवाद है। तहे दिल से स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। आपको केवल एक ही काम करना है कि हमारे चैनल को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करना है, दबा के शेयर करना है। जो भी अंग्रेजी पढ़ने का इच्छुक विद्यार्थी है उसको हमारे चैनल के बारे में बताना है। हमारे चैनल से जुड़ेंगे, अच्छी अच्छी बातें यहाँ से सीखने को मिलेगी उनको। तो शायद मेरे को लगता है कि कुछ तो सीख के जाएंगे यहाँ से। और इतनी तो गारंटी है, अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं तो कहीं पे भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी अंग्रेजी के अंदर। तो ये इंट्रोडक्शन तो हो गया हमारी, डन बाबा का इंट्रोडक्शन हो गया। अब यहाँ से हमारी पॉम स्टार्ट होती है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है आपको। ध्यान से देखते हुए चलेंगे। स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड टू धी। सबसे पहले तो ये धी, सबसे पहले तो धी, ठीक है। धी, ये आर्कियक वर्ड है, ठीक है। आर्कियक का मतलब जानते हो? प्राचीन शब्द है, ठीक है। अब ये डंजी देखो 1572 में जन्म हुआ था, इसका मतलब कम से कम 400 साल तो हो गए इनको, 400-500 साल हो गए, ठीक है। इसका मतलब ये है दी उस समय यू के लिए प्रयोग में लाया जाता था। तो दी आगे से कहीं पे भी ये शब्द देखने को मिलेगा तो इसका मतलब हम समझेंगे यू से, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखो, स्टैंड स्टिल, स्टैंड का मतलब खड़े रहना, स्टिल का मतलब बिल्कुल शांत, शांत खड़े रहो। और ये मैंने बता दिया है, ये अपनी प्रेमिका, प्रेमिका का मतलब अपनी पत्नी के साथ घूम रहे थे। पहली इनकी एनिवर्सरी थी और गार्डन में घूम रहे थे। उस समय उनके दिमाग में लव, प्रेम के बारे में कुछ ख्याल आए, कुछ विचार उत्पन्न हुए। और फिर इन्होंने उन विचारों को लेके क्या लिख दी? एक पोइम लिख दी, जिसको आज हम पढ़ रहे हैं, एक लेक्चर अपॉन शैडो, छाया को लेकर क्या लिख दी? एक पॉम लिख दी। और पॉम में ये बताया गया है कि किस प्रकार से सुबह की छाया किसको रिप्रेजेंट करती है, दोपहर की छाया, दोपहर की शैडो किसको रिप्रेजेंट करती है, और फिर शाम वाली, इवनिंग वाली शैडो किसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब सोचो, शैडो को लेके लव पे लेक्चर दे दिया इन्होंने, पॉम बना दी, तो अब पढ़ना तो पड़ेगा ही। और मेटाफिजिकल है, वैसे थॉट्स, इनके थॉट्स हमारे को इजीली समझ में नहीं आएंगे, हमारी नॉलेज से बाहर है। जहां तक हम सोचते हैं उनसे भी परे चले जाते हैं। कहाँ तक चले गए? शेडो के ऊपर लेक्चर दे दिया इन्होंने, ठीक है। तो स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड टू धी, तुम शांत खड़ी रहो, मैं तुम्हारे लिए पढ़ता हूं ए लेक्चर, एक व्याख्यान, लव, प्रेम के ऊपर, एंड लव फिलोसफी, और प्रेम दर्शन शास्त्र के ऊपर तुम्हारे लिए मैं एक लेक्चर पढ़ता हूं, तुम्हारे को एक लेक्चर देता हूं। अब क्या लेक्चर दे रहे हैं वो तो अब पता चलेगा हमारे को, ठीक है।
दीज 3 hours दैट वी हैव स्पेंट, ये जो 3 घंटे हम बिता चुके हैं, ये जो 3 घंटे हम बिता चुके हैं, ठीक है, दीज 3 hours दैट वी हैव स्पेंट। अब चलो मेरे को ये बताओ, यहाँ पे कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है, ठीक है, यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच काम में लिया गया एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार। कैसे? क्योंकि अनुप्रास अलंकार होता क्या है, एलिट्रेशन होता क्या है, तो थोड़ा सा बता देता हूं मैं, ठीक है। क्या होता है अनुप्रास अलंकार, ठीक है, द रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड्स, और वर्ड्स भी कौन से, कॉन्सोनेंट वाले होने चाहिए, और इनिशियल लेटर होना चाहिए, इनिशियल लेटर कॉन्सोनेंट है और बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब कौन सा है, एलिट्रेशन है। तो अगर आपसे पहली लाइन में पूछ ले, पहली लाइन आपको देखने को मिल जाए और इसमें पूछे कि बताओ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो आप सीधे उत्तर दे देना एलिट्रेशन है, ठीक है। दीज 3 hours दैट वी हैव स्पेंट, स्पेंड की सेकंड फॉर्म होती है स्पेंट, ठीक है, ये जो 3 घंटे हमने साथ साथ बिताए हैं, वॉकिंग देयर, यहाँ पे चलते हुए, उस गार्डन में चलते हुए, टू शैडोज वेंट, तो हमारे साथ साथ कितनी शैडोज चल रही थी, 2 शैडोज चल रही थी, ठीक है, कितनी शैडोज चल रही थी हमारे साथ साथ, 2 शैडोज चल रही थी, ठीक है। अलोंग विथ अस, हमारे साथ में कितनी शैडो थी, 2 शैडो थी, विच वी आवर सेल्स प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड का मतलब होता है उत्पन्न करना, उन दोनों छायाओं को हम ही ने उत्पन्न किया, कहने का मतलब प्रेम का प्रतीक बता रहा है छाया को कि किस प्रकार से हम हमारी शुरुआती अवस्था में अपने प्रेम को उत्पन्न करते हैं, ठीक है, हमारे प्रेम को शुरुआती अवस्था में किस प्रकार से हम उत्पन्न करते हैं। तो कह रहा है कि इन दोनों शेडोज को उत्पन्न करने वाले कौन है, हम दोनों ही हैं, बट किंतु नाउ द सन इज जस्ट अबाउ आवर हेड, लेकिन लेकिन अब सूर्य किसके ऊपर आ चुका है, हमारे सिर के ऊपर आ चुका है। और ये बेटा पुराने समय में सन के लिए ऐसा वर्ड लिखा जाता है, ये भी आर्कियक वर्ड मान सकते हो आप, कौन सा वर्ड मान सकते हो, आर्कियक वर्ड मान सकते हो, एनी प्रॉब्लम। और आप देखो यहाँ तक पढ़ाना है, इसका मतलब समझाता हूँ मैं आपको कि कवि कहना चाह रहा है कि जिस प्रकार से हमारा प्रेम शुरुआती अवस्था में होता है, तो जितने भी भ्रम होते हैं, जैसे शैडो पीछे रह जाती है, 3 शैडो बनती है दिन में, ठीक है, एक तो जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सूरज इधर से उग रहा है, ठीक है, इधर से उदय हो रहा है, तो मेरी शैडो पीछे बनेगी, इसका मतलब जितने भी भ्रम, जितने भी गलत चीजें हैं वो हमारे पीछे रह जाती है, प्रेम को उत्पन्न करने में लगे हुए होते हैं, जिस प्रकार से सुबह की शैडो बनती है। तो आपसे पूछे कि यहाँ पे कितनी शैडो का प्रयोग किया है, 3 शैडो का प्रयोग किया है, एक तो मॉर्निंग स्टेज वाली, एक नून स्टेज वाली और एक इवनिंग स्टेज वाली, ठीक है। और इवनिंग में क्या होती है, हमारी शेडो बिल्कुल कम बनती है, बिल्कुल बनती नहीं है, क्योंकि सिर के ऊपर होता है सूर्य, होता है, इसका मतलब क्या है कि सारी भ्रम चिंताएं सब कुछ समाप्त हो जाते हैं वहां पे, केवल और केवल पीक पॉइंट ऑफ होता है लव का, वहां पे केवल प्रेम अपने पीक पॉइंट पे होता है, अपनी शिखर पे होता है। तो बट नाउ द सन इज जस्ट अबव आवर हेड, लेकिन अब सूर्य बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर आ चुका है, वी डू, अब ये डू को, ये भी आर की एक वर्ड है, इसका मतलब डू है, डी ओ ई, डू, ठीक है, दोज शेडोज ट्रीड, तो ये जो शेडोज है, ये भ्रम है, ये चिंताएं हैं, ये दुख है, इन सबको हमने कुचल दिया था, जिस समय पूरे सिर के ऊपर सूर्य आ जाता है, तो हमारी बिल्कुल छाया नहीं बनती है, और छाया यहाँ पे भ्रम, गलत चिंताएं, दुख, इनका प्रतीक है पोएम में। तो हो सकता है हमारे से क्वेश्चन पूछ ले कि शैडो किसका प्रतीक है, तो शैडो किसका प्रतीक है, भ्रम, चिंताएं, दुख, इनका प्रतीक है। तो वी डू डॉज शैडोज ट्रीड, ट्रीड का मतलब होता है कुचलना, ट्रीड का मतलब क्या होता है, कुचलना, कुचलना, ठीक है, ट्रीड का मतलब क्या हो गया, कुचलना। तो इन छायाओं को, इन भ्रम को, इन चिंताओं को हमने क्या कर दिया है, कुचल दिया है। एंड अबाउ, एंड टू ब्रेव क्लियरनेस ऑल थिंग्स आर रिड्यूस्ड, और बहादुरी के साथ, ब्रेव का मतलब क्या होता है, बहादुरी, ठीक है, ब्रेव का मतलब क्या होता है, बहादुरी, जानते होंगे, शायद लिखवाने की जरूरत नहीं है। एंड टू ब्रेव क्लियरनेस
और बहादुरी के साथ इनमें सफाई लेके आएंगे। ऑल थिंग्स आर रेड्यूस्ड, जितनी भी वस्तुएं कम हुई है, रेड्यूस्ड का मतलब क्या होता है, कम होना, कम होना, ठीक है, कम होना, जितनी भी वस्तुएं कम हुई है, इन मतलब जो भी हमारे प्रेम को कम करने वाली वस्तुएं हैं, उन सबको एक बहादुरी की सफाई के साथ हम कुचल देंगे। सो सो विस्ट, अब ये विस्ट भी एक आर्की एक वर्ड है, इसका मतलब वाइल होता है, ठीक है, तो यहीं पे लिख रहा हूं मैं, वाइल, तो वेस्ट बराबर आप क्या रख सकते हो, वाइल, ठीक है। सो वाइल आवर इन्फेंट लव डिड ग्रो, और शायद इसीलिए हमारा जो बचकाना, इन्फेंट का मतलब क्या होता है, शिशु, शैशव अवस्था में होता है ना, तो ये देखो लव को क्या बना रहा है, शिशु बना रहा है, तो यहाँ पे कौन सा आप एक तरीके से पर्सोनिफिकेशन मान सकते हो, ठीक है, प्रेम को शिशु बना रहा है, ठीक है, ह्यूमन जो काम करते हैं उसकी तरह ट्रीट कर रहा है यहाँ पे प्रेम को। तो सो विस्ट आवर इन्फेंट लव डिड ग्रो, और जब हमारा ये शैशव अवस्था वाला प्रेम शुरुआती अवस्था से क्या करेगा, ग्रो करेगा, ग्रो का मतलब बढ़ेगा, डिसगाइजेज डिड एंड शेडोज फ्लो, तो बेटा जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा तो डिसगाइजेज, डिसगाइजेज का मतलब सीक्रेट्स, ठीक है, हमारे सीक्रेट्स, यहाँ पे डिसगाइज का मतलब क्या है, सीक्रेट, डिसगाइज का मतलब क्या है, सीक्रेट, हमारे जो सीक्रेट्स हैं, एंड शेडोज, और जो ये भ्रम है, शेडोज मैंने बता दिया किसका प्रतीक है, भ्रम चिंताओं का इनका प्रतीक है, डिसगाइजेज हमारे सीक्रेट्स एंड शेडोज फ्लो, ये उड़ जाएंगे, फ्रॉम अस हमारी से दूर चले जाएंगे। जब हमारा प्रेम शुरुआती अवस्था में होगा, प्रेम शिशु की तरह बढ़ता रहेगा, धीरे धीरे ग्रो करता रहेगा, तो ये सारी चीजें निकल जाएगी, जितने भ्रम चिंता, केवल हम किस में डूबे रहेंगे, लव में डूबे रहेंगे, एंड आवर केयर्स, और हम एक दूसरे की परवाह करेंगे, ठीक है, केयर करेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। देखो कितना एडवांस लेवल लग जा रहा है पॉइंट, अब सोचो ये चीज आप सोच सकते तो, एक शेडो के ऊपर इतना गजब का लव लेक्चर दे दिया इन्होंने, लव फिलोसफी के बारे में बता दिया, इसका मतलब मेटाफिजिकल पोइट्री कर सकते हैं। और वैसे भी रिप्रेजेंटेटिव है डन भाई साहब, तो डन बाबा तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, बट नाउ इट्स नॉट सो, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रेम एक समय के लिए पीक पॉइंट पे पहुंच सकता है, और वो पीक पॉइंट कौन सा है, दोपहर वाला, जहां पर हमारा ये सिर के ऊपर सूर्य होता है, तो उस समय सबको बुला देते हैं हम, जितने जितने भी भ्रम चिंताएं होती हैं उन सबको बुला देते हैं, जितने भी सीक्रेट्स होते हैं उन सबको रिवील कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अब राइटर कह रहा है कि लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो अब कैसा है, अब आगे देख लेते हैं, चलो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, आपको थोड़ा वक्त दे देता हूं मैं। तो अब आगे देखते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है, शुरू में शैशव अवस्था में जब हमारा प्रेम था, धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, तो ये सारी चीजें हमारे से दूर जा रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये आर्किक वर्डों के बारे में भी ध्यान रखना है। दैट लव हैथ नॉट अटेंड द हाईएस्ट डिग्री, हैथ का मतलब भी एक आर्किक वर्ड है, इसका मतलब हैव से ले सकते हो आप, ठीक है, हैथ इक्वल टू हैव, और कौन सा वर्ड है, आर्किक वर्ड है, तो दैट लव हैथ नॉट अटेंड हाईएस्ट डिग्री, अभी तक हमारे प्रेम ने, क्योंकि ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी तक हमारे प्रेम ने अपनी हाईएस्ट डिग्री तक नहीं पहुंचा है, ये अपनी पराकाष्ठा तक नहीं पहुंचा है, प्रेम हमारा अपनी पराकाष्ठा तक नहीं पहुंचा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कमी है प्रेम में, अभी तक ये इसने हाईएस्ट डिग्री प्राप्त नहीं किया, अटेंड का मतलब होता है प्राप्त करना, विच इज स्टिल डिलीजेंट लेट्स अदर सी, कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट का मतलब क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट, यहां पे लिख देता हूं,
कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। ठीक है। विच इज स्टिल डिलीजेंट, ये अभी भी परिश्रम कर रहा है। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? परिश्रम करना। कितना अच्छा वर्ड आया डिलीजेंट। और इसको याद करने का तरीका बताऊं आपको? डिलीजेंट अभी बताता हूँ, वो शानदार तरीका बताऊंगा आपको, कभी भूलोगे ही नहीं, याद रहेगा ये डिलीजेंट। दिल्ली के जेंट्स, जितनी भी दिल्ली के जेंट्स हैं, दिल्ली के जेंट्स का मतलब लोग, दिल्ली के लोग क्या होते हैं? परिश्रमी होते हैं। परिश्रमी, मेहनती होते हैं। अभी तो हमारा प्रेम किस में है? मेहनत में है, परिश्रमशील है। लेस्ट अदर सी, कहीं ऐसा ना हो कि अन्य लोग देख लें इसको। ठीक है। प्रेम तो अभी मेहनत कर रहा है, अभी धीरे धीरे परिश्रम कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि अन्य लोग देख ले। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट आर लव्स एट दिस नोन स्टे, क्योंकि इसके अलावा हमारा प्रेम केवल कहाँ पे टिका हुआ है, कहाँ पे स्टे किया हुआ है? केवल नून को, केवल दोपहर को थोड़े समय के लिए स्टे हुआ था। थोड़े समय के लिए वो शेडोज बनना बंद हो गई थी। इसका मतलब हमारे बीच सीक्रेट्स, जितनी भी चिंताएं थी, सारी की सारी समाप्त हो गई थी। तो थोड़े समय के लिए नून में क्या किया इसने? स्टे किया। ये तीनों चारों वर्ड देख लो, बहुत अच्छे। हैथ का, हैथ इक्वल टू हैव, एंड लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। और लेस्ट के साथ में हमेशा शुड, ये थोड़ी ग्रामर की नॉलेज दे देता हूँ, लेस्ट के साथ में हमेशा शुड मॉडल का प्रयोग किया जाता है। और डिलीजेंट का मतलब परिश्रमी होता है। डिलीजेंट मतलब दिल्ली के जेंट क्या है? परिश्रमी है, मेहनती है। चलो आगे चलते हैं। वी साल न्यू शेडोज मेक द अदर वे, क्योंकि हम दूसरे तरीके से नई शेडो बनाने जा रहे हैं। कहने का मतलब, पहले शुरुआती अवस्था में जो शेडोज बनी थी तो सारी भ्रम चिंताएं सारी पीछे रह गई थी, केवल प्रेम को पैदा कर रहे थे। फिर दोपहर का समय आया तो सारी की सारी चिंताओं को इनको कुचल दिया। और अब नई शेडोज बन रही है, और वो कौन सी है? इवनिंग वाली शेडोज। और इवनिंग वाली शेडोज में क्या होता है? जस्ट हमारे सामने आ जाती है परछाई। जितनी भी चिंताएं हैं, जितने भी सीक्रेट्स हैं, एक दूसरे से फिर ईर्ष्या करने लग जाते हैं, एक दूसरे की चिंता केयर करना कम कर देते हैं। ठीक है। और सीक्रेट्स, एक दूसरे से चीजें छिपाने लग जाते हैं। तो कह रहा है कवि, वी साल न्यू शेडोज मेक द अदर वे, क्योंकि हम दूसरे तरीके से क्या बनाने जा रहे हैं? नई शेडोज बनाने जा रहे हैं, नई परछाइयां बनाने जा रहे हैं। एज एज द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड, जो हमें यही परछाइयां पहले क्या बना रही थी? अंधा बना रही थी। अदर्स, अन्य लोगों को भी हम अंधा बना रहे थे, कि कोई लोग हमारे को देख रहे हैं तो बोल रहे हैं कि वाह कितना अच्छा प्रेम है इनमें, कोई भ्रम नहीं है, कोई सीक्रेट्स नहीं है, कोई चिंताएं नहीं है। तो हम दूसरों को भी अंधा बना रहे थे। दीज विच कम बिहाइंड, अब ये सारे के सारे कहाँ पे रह गए हैं? हमारे पीछे रह गए हैं। ठीक है। दीज विच कम बिहाइंड विल वर्क अपॉन आवर सेल्स, और हम किसके ऊपर काम करने लगे हैं? खुद के ऊपर ही काम करने लगे हैं, खुद से ही काम करने लगे हैं। एंड ब्लाइंड आवर आईज, और अब तो हम खुद को अंधा बना रहे हैं। कहने का मतलब, पहले तो दूसरों को अंधा बना रहे थे, ठीक है, और सबको पीछे छोड़ रहे थे कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है हमारे अंदर, तो क्या है? प्रेम है, क्योंकि पराकाष्ठा पर पहुंच रहा था प्रेम नून के समय। लेकिन अब हम खुद को ही क्या बना रहे हैं? हमारे ऊपर ही काम कर रहे हैं। हमारे ऊपर कहने का मतलब, काम करने का मतलब है हम अब खुद से ही भ्रम पैदा कर रहे हैं, खुद से ही चिंताएं पैदा कर रहे हैं, खुद ही से सीक्रेट्स रख रहे हैं, खुद ही को एक दूसरे की बातें नहीं बता रहे हैं। इसका मतलब हम अपने आप को ही क्या बना रहे हैं? अंधा बना रहे हैं, अपनी आंखों को अंधा बना रहे हैं। इफ आवर लव्स फेंट, और अगर हमारा प्रेम फीका पड़ता है, फेंट का मतलब क्या होता है? फीका। फीका, फेंट का मतलब होता है फीका। इफ आवर लव्स फेंट एंड वेस्टवार्डली डिक्लाइन, और पश्चिमी रूप से, जिस प्रकार से सूर्य पश्चिम में क्या हो जाता है? अस्त, अस्त हो जाता है। ठीक है। सनसेट हो जाता है कहाँ पे? वेस्ट में। उस तरीके से अगर हमारा प्रेम डिक्लाइन होता है, डिक्लाइन का मतलब पतन होना, पतन होना। अगर हमारे प्रेम का पतन वेस्ट वार्डली होता है, पश्चिमी रूप से हमारे प्रेम का पतन होता है, ओ हो, वाह क्या बात कही है कवि ने। ठीक है। और ये देख सकते हो आप, क्या देख सकते हो? शैडो देख सकते हो। ठीक है, ये देखो शैडो, वाह कितना अच्छा चित्र है। वाह, बताओ
ये शेडोज देखो इधर, और ये वाली आगे वाली शेडोज देखो, और ये सूर्य देखो। अब ये इनके सिर के ऊपर होगा तो कोई भी शेडो नहीं बनेगी, जबकि देखो यहाँ पे शेडो बन रही थी, जब सूर्य उदय हुआ था तब शेडो बन रही थी, और फिर सूर्यास्त हो रहा है तब शेडो बन रही है। ठीक है, तो चित्र के द्वारा भी समझ सकते हो आप। ठीक है, तो अब तो हम किसको अंधा बना रहे हैं? अपने आप को ही अंधा बना रहे हैं। अब तो हम अपने आप को ही अंधा बना रहे हैं। टू मी धाओ, तुम मेरे लिए धाओ। ठीक है, धाओ का मतलब क्या होता है? अभी बताया था धी का योर, योर का मतलब दाओ, और धाओ का मतलब योर, बराबर योर। ठीक है, बराबर योर रख सकते हो आप इस तरीके से, ये धाओ बराबर योर। टू मी धाओ फाल्सली दाइन, तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए। दाइन का मतलब, अच्छा इसका मतलब यू ही होता है बेटा, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव यू होता है, यू, और दाइन का मतलब होता है योर। ये दाइन का मतलब योर होता है, और दाव का मतलब यू ही होता है। ठीक है, टू मिधाओ, तुम मेरे लिए चीजें छुपा रही हो, मेरे से भ्रम उत्पन्न कर रही हो। फाल्सली दाइन, और मैं तुम्हारे लिए। ठीक है, फाल्सली का मतलब होता है झूठे रूप से। ठीक है, फाल्स का मतलब क्या होता है? झूठा। तो मैं तुम्हारे लिए झूठा हो रहा हूं, तू मेरे लिए झूठी हो रही है। एंड आई टू दी माइन एक्शन साल डिसगाइज, और मैं आई टू दी का मतलब यूं, दी का मतलब क्या बताया मैंने? यूं। दी का मतलब क्या बताया था? यूं। और दाऊ का मतलब भी क्या बताया? यूं। ठीक है, एंड आई टू दी माइन एक्शन साल डिस्गाइज, और मैं तुम्हारे लिए जितने भी मेरे एक्शंस है, जितने भी मेरे कार्य हैं, जितनी भी मैं एक्टिविटीज कर रहा हूं, जितने भी काम कर रहा हूं, साल डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब क्या होता है? छिपाना। डिस्गाइज का मतलब क्या होता है? छिपाना, छिपाना। तुम मेरे लिए झूठी बनती जा रही हो, और मैं तुमसे जितनी भी मेरे एक्शन है उनको क्या करने जा रहा हूँ? छिपाने जा रहा हूँ। कहने का मतलब इवनिंग का समय आ गया है, और इवनिंग के समय भ्रम चिंताएं उत्पन्न हो रही है दोनों में। ठीक है, ये प्रेम के ऊपर व्याख्यान, प्रेम लव फिलोसफी के ऊपर क्या दे रहे हैं? लेक्चर दे रहे हैं हमारे जॉन्डन जी। द मॉर्निंग शेडोज वर अवे, क्योंकि जो मॉर्निंग सुबह की शेडोज है वो वर अवे, वो जा चुकी है, वो तो निकल चुकी है। जब हमारा प्रेम धीरे धीरे उत्पन्न हो रहा था वो शेडोज तो निकल चुकी है, और एक पीक पॉइंट पे भी आ गया था, वो पॉइंट भी निकल चुका है। ठीक है, बट दीज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे, लेकिन फिर क्या हुआ? जैसे ये शेडोज निकलती गई तो हमारा प्रेम बढ़ता गया था, बढ़ता गया था, और दोपहर को पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। ठीक है, बट हो लव्स डे इज शॉर्ट, लेकिन ये दिन का प्रेम कितना छोटा था। ठीक है, सुबह हुई प्रेम बढ़ा, दोपहर हुई प्रेम पराकाष्ठा पे पहुंचा, और जैसे इवनिंग की शेडो आ रही है, प्रेम में क्या हो रहा है? पतन हो रहा है, और हमारे बीच में चिंताएं, मैं तुम्हारे लिए झूठा हो रहा हूँ, और मेरे एक्शन तुम्हारे लिए क्या हो रहे हैं? छिपाने वाले हो रहे हैं, भ्रम पैदा हो रहे हैं। इफ लव डीके, अगर प्रेम इसी तरीके से डीके हो रहा है, इसी तरीके से डीके का मतलब कमी, पतन, अगर प्रेम इसी तरीके से डिके होता जा रहा है, इसी तरीके से घटता जा रहा है, तो ये दिन में कितना छोटा प्रेम है। ठीक है, प्रेम वास्तव में है ही नहीं हमारे बीच, तो चिंताएं यही है। थोड़ा समय जरूर आता है दोपहर का जहाँ पे हम इनको भूल जाते हैं और केवल प्रेम के बारे में सोचते हैं। लव इज ग्रोविंग, लव तो हमेशा बढ़ने वाला है। ये लाइन बहुत अच्छी लगती है मेरे को इस पोइम में। ठीक है, और मैं जब ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ तब भी इसके लिए बोलता हूँ कि ये लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगती है। लव इज ग्रोइंग ऑफ फुल कॉन्स्टेंट लाइट, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? सतत, लगातार जो चीज चलती है, सतत। ठीक है, तो प्रेम तो ग्रोइंग करता रहता है बिल्कुल सतत प्रकाश की तरह, जैसे सतत प्रकाश लगातार लगातार बढ़ता रहता है, उसी तरीके से प्रेम तो क्या है? ग्रोइंग करने वाला है, बढ़ने वाला है। एंड हिज फर्स्ट मिनट, और अपने पहले ही क्षण में, आफ्टर नून इज नाइट, और फिर नून में, दोपहर में, और यहाँ तक कि रात में भी प्रेम तो बढ़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी पोम का क्या खत्म होता है? इंट्रोडक्शन, हमारी पोइट का इंट्रोडक्शन और पोइम का एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। शायद मैंने बेस्ट तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया है। एक बार अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखना है, मीनिंग्स पे काम करना है।
ठीक है, वोकेबलरी पे काम करना है और किस तरीके से, और ये चीज़ तो याद ही रखनी है क्योंकि आपके लिटरेरी टर्म्स में भी काम आने वाली है। क्या पता हमारी किस्मत ख़राब हो और हमारे से यही पूछ ले कि बताओ मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में थोड़ी सी जानकारी दो, यही हमारे से लिटरेरी टर्म्स पूछ ले, तो उसमें हमारे को लिखना पड़ेगा कि डन, ठीक है, डन वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, जितने भी पोइट्स थे उसमें मेटाफिजिकल के क्या थे, ये रिप्रेजेंटेटिव थे। और ये वाली लाइन आपको याद रखनी है, समरी में भी ये चीज़ लिखनी है, ठीक है। बार बार इस चीज़ पे जोर दे रहा हूँ, इसका मतलब अगले वाले का ध्यान अट्रैक्ट करना हमारी तरफ कि वास्तव में इसने लिखा वो डन वास्तव में मेटाफिजिकल पोइट थे। तो बेटा जी इस तरीके से 4 चांद लग जाएंगे आपके पोएम्स की समरी में। आगे वाले वीडियो में हम इसकी समरी तैयार करेंगे, इसके जितने भी क्वेश्चंस है क्वेश्चंस तैयार करेंगे, और किस प्रकार से डन महोदय जी ने प्रेम के ऊपर व्याख्यान दिया, ठीक है। 3 शैडोज के बारे में बताया, सारे का सारा अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया हमने। तो आपको मेहनत करते रहना है, इसी तरीके से पोइट्री को समझते रहना है, और कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में इसी जोश उत्साह उमंग के साथ में। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।